ये कहते हुए मैंने एक जोरदार अंगड़ाई ली और फिर नीचे आके ठंडे ठंडे पानी से नहाया और तब जाके मुझे तारोताजा महसूस हुआ। दोपहर के 12 बज गए थे और भाभी ने मुझे आवाज देके रसोई में बुलाया। ये लो सागर जी, जाके अपनी चाहती को खिला दो। ये कहते हुए उन्होंने एक थाली में खाना भर के मेरी ओर बढ़ा दी। मैंने चुपचाप थाली उठाई और बिना कुछ बोले वापस ऊपर आ गया। अश्विनी जाग चुकी थी और भाभी की बात सुन के मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे उठा के बिठाया और वो दीवार से टेक लगा के बैठ गई, पर वो प्यारी सी मुस्कान उसके होठों पर अब भी थी। बड़ी हंसी आ रही है तुझे, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। जवाब में उसने कुछ नहीं कहा और शर्माने लगी। मैंने दाल चावल का एक कोर उसे खिलाने के लिए अपनी उंगलियों को उसके होठों के सामने लाया तो उसने बड़ी नजाकत से अपने होठों को खोला और पहला कोर खाया। आपके हाथ से खाना आज तो और भी स्वाद लग रहा है। अच्छा, पहली बार तो नहीं खिला रहा मैं तुझे खाना। मैंने उसे उसके बचपन के वाक्य याद दिलाए। याद है, पर अब बात कुछ और है। और ये कह के वो फिर से मुस्कुराने लगी। उसकी बात सुन के मैं झेप गया और उससे नजरें चुराने लगा। अब आगे बढ़ के अश्विनी ने भी थाली से एक कोर लिया और मुझे खिलाने के लिए अपनी उंगलियां मेरी ओर बढ़ा दी। मैंने भी उसके हाथ से एक कोर खाया और उसे रोक दिया, ये कह के, बस पहले तू खा ले फिर मैं खा लूंगा। नहीं, आप मुझे एक कोर खिलाओ और मैं आपको एक कोर खिलाऊंगी। उसने बड़े प्यार से मेरी बात का विरोध किया। तो बहुत जिद्दी हो गई है, मैंने उसे उल्हना देते हुए कहा। अब आपकी चहेती हूँ तो थोड़ा तो जिद्दी बन ही जाऊंगी। उसने भाभी की बात प्यार से दोहराई। मैंने आगे कुछ नहीं कहा और हम एक दूसरे को इसी तरह खाना खिलाते रहे। खाने के बाद मैंने उसे दवाई दे के लिटा दिया और मैं नीचे जाने को हुआ तो वो बोली, आप भी यही लेट जाओ। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और थोड़ा गुस्से से कहा, आशु। बस वो मेरी बात समझ गई कि ऐसा करने से घर वाले कुछ गलत सोचेंगे। अश्विनी के बगल वाला कमरा मेरा ही था तो मैं उसमें जाके अपने बिस्तर पर पड़ गया और सो गया। शाम 5 बजे मेरी आंख खुली और मैं आंखें मलता हुआ अश्विनी के कमरे में घुसा तो देखा वो वहाँ नहीं है। मैंने नीचे आंगन में झांका तो वो वहाँ भी नहीं थी। तभी मुझे छत पर उसका दुपट्टा उड़ता हुआ नजर आया और मैं दौड़ता हुआ छत पर जा चढ़ा। वो मुंडेर पर बैठी दूर कहीं देख रही थी। आशु यहाँ क्या कर रही है? मेरी आवाज सुन के जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखें नम थी। मैं तुरंत ही अपने घुटनों पर आ गया और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेके बोला, क्या हुआ आशु, तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा? मेरे चेहरे पर शिकन की रेखा देखकर वो मेरे गले आ लगी और रोने लगी और रोते हुए कहा, आप कल चले जाओगे? अरे पगली, मैं सरहद पर थोड़े ही जा रहा हूँ। अब काम है तो जाना पड़ेगा ना। काम तो छोड़ नहीं सकता ना। पर तू मुझे प्रॉमिस कर कि तू अपना अच्छे से ख्याल रखेगी और दोबारा बीमार नहीं पड़ेगी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। पहले आप वादा करो कि आप अगले शुक्रवार आओगे, उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। आशु, सॉरी पर मैं नहीं आ पाऊंगा। अगले शनिवार मेरी एक डेडलाइन है और बॉस भी इतनी छुट्टी नहीं देंगे। इस बार भी मैं ये झूठ बोल के आया कि माँ बीमार है, मैंने उसे समझाया। तो मैं कैसे? आगे कुछ बोलना चाह रही थी पर उसके आंसू उसे कुछ कहने नहीं दे रहे थे। देख, पहले तू रोना बंद कर, फिर मैं तुझे एक तरीका बताता हूँ। उसने तुरंत रोना बंद कर दिया और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, बोलिए। ये देख मेरा नया मोबाइल, मंगलवार को ही लिया था मैंने, और ये ले मेरा कार्ड, ये मुझे बॉस ने बनवा के दिया था। इसमें लिखे मोबाइल पर तू रोज 1 बजे फोन करना माँ के मोबाइल से। माँ हर रोज दोपहर को 1 बजे सो जाती है तो तेरे पास कम से कम 1 घंटा होगा मुझसे बात करने का, ठीक है? ये सुन के वो थोड़ा निश्चिंत हुई। फिर मैंने अपने मोबाइल से हम दोनों की एक सेल्फी खींची और उसे दिखाई तो वो बहुत खुश हुई। घर में सिर्फ मेरे और गोपाल भैया के पास ही स्मार्टफोन था, बाकी सब अब भी वही बटन वाला फोन इस्तेमाल करते थे। खैर, अश्विनी का मन थोड़ा बहलाने के लिए मैं उसकी फोटो खींचता रहा और उसे स्मार्टफोन के बारे में कुछ बताने लगा और उसे 1-2 गेम भी खेलनी भी सिखा दी। जब तक अश्विनी छत पर गेम खेलने में बिजी थी तब तक मैं छत पर टहलने लगा और बीते 48 घंटों में जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगा। तभी अचानक से अश्विनी ने फुल आवाज में एक गाना बजा दिया और मेरे ध्यान उसकी तरफ गया। ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो, इत्र से हवा, काफिराना सा है, इश्क है या क्या है? उसने गाने की कुछ पंक्तियों में अपने दिल के जज्बात प्रकट किए। मैं कुछ नहीं बोला पर मुस्कुराता हुआ उसके सामने मुंडेर पर बैठ गया। खामोशियों में बोली, तुम्हारी कुछ इस तरह गूंजती है, कानों से मेरे होते हुए वो दिल का पता ढूंढती है। अश्विनी ने फिर से कुछ पंक्तियों से मेरे मन को टटोला। मैं खड़ा हुआ और अपना बायां हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया और उसने उसे थाम लिया और हम धीरे धीरे इसी तरह हाथ पकड़े छत पर टहलने लगे। और तभी
संग चल रहे हैं, संग चल रहे हैं, धूप के किनारे छाव की तरह। मैंने गाने की कुछ पंक्तियों को दोहराया। हम ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा है। इश्क है या क्या है? मैंने इश्क है या क्या है उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और ये मेरा उससे सवाल था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा के नीचे चली गई और मैं कुछ देर के लिए चुपचाप मुंडेर पर बैठ गया और उसे नीचे जाते हुए देखता रहा। थोड़ी देर बाद मैं भी नीचे आ गया और अश्विनी के कमरे में देखा तो वो अपने पलंग पर लेटी हुई थी और छत की ओर देख रही थी। मैं आगे अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो वो मुझे देखते हुए बोली, सुनिए। उसकी आवाज सुन के मैं रुका और उसके कमरे की दहलीज पर से उसके कमरे में झांकते हुए बोला, बोलिए। ये सुनते ही उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई और उसने इशारे से मुझे उसके पास पलंग पर बैठने को कहा। मैं अंदर आया और उसके पलंग पर बैठ गया। अश्विनी अभी भी लेटी हुई थी और उसने लेटे लेटे ही अपना हाथ आगे बढ़ा के मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया और बोली, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मुझे मना तो नहीं करोगे? मैंने ना में सर हिला के उसे आश्वासन दिया। मैं आपको किस करना चाहती हूँ। उसने बहुत प्यार से अपनी इच्छा व्यक्त की, पर मैं ये सुन के एकदम से हक्का बक्का रह गया। मैंने ना में सर हिलाया और बिना कुछ कहे उठ के जाने लगा तो अश्विनी ने मेरा हाथ पकड़ के रोक लिया। अच्छा, आई एम सॉरी। वो ये समझ चुकी थी कि मुझे उसकी ये बात पसंद नहीं आई। अश्विनी ने मेरा हाथ छोड़ा और मैं अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गया और गहरी सोच में डूब गया। ये जो कुछ भी हो रहा था वो सही नहीं था। जिस रास्ते पर वो जा रही थी वो सिर्फ और सिर्फ मौत के पास खत्म होता था। मन में आया कि मैं उसकी बातों को इसी तरह दर गुजर करता रहूं और शायद धीरे धीरे वो हार मान ले, पर अगर वो उसका दिल टूट गया तो? उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की जिससे उसके जान पर बनाई तो? कुछ समझ नहीं आ। अगर कहीं से माल मिल जाता तो दिमाग थोड़ा रहा था, शांत हो जाता। इसलिए मैं एकदम से उठा और घर से बाहर निकल के तिवारी के घर जा पहुंचा। वो समझ चुका था तो वो एक कमरे में घुसा और कुछ अपनी जेब में डाल के चुपचाप मेरे साथ चल दिया। उसके खेत पर आके हम चारपाई पर बैठ गए और फिर इधर उधर की बातें हुई और माल फूंकने के बाद मेरे दिमाग शांत हुआ और मैं 8 बजे तक उसी के खेत पर चारपाई पर पड़ा रहा और आसमान में देखता रहा। तभी अचानक घड़ी पर नजर गई तो एकदम से उठा और घर की तरफ तेजी से चलने लगा। घर पहुंचा तो सभी मर्द आंगन में बैठे खाना खा रहे थे और मुझे देखते ही ताई जी बोली, आ गया तू, खाने का समय हो गया है, ये ले खाना और दे उस महारानी को। मैं अश्विनी का खाना लेकर उसके कमरे में पहुंचा तो वो सर झुकाए जमीन पर बैठी थी। मेरी आहट सुन के उसने दरवाजे की तरफ देखा और मेरे हाथ में खाने की थाली देख के वो उठ के पलंग पर बैठ गई। मैंने उसे खाना दिया और मुड़ के जाने लगा तो वो बोली, आप भी मेरे साथ खाना खा लो। मैंने बिना मुड़े ही जवाब दिया, मेरा खाना नीचे है। इतना कह के मैं नीचे आ गया और खाना खाने लगा। खाना खा के मैं ऊपर आया कि चलो अश्विनी को दवाई दे दूं तो वो दरवाजे पर नजरें बिछाए मेरा इंतजार कर रही थी।